हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भारत में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो भारत में 1991 में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए और इन सुधार के क्या कारण थे, क्या क्या सुधार हुए, कौन कौन सी नीति अपनाई, बहुत ही डिटेल में हम आप बच्चों को समझाने वाले हैं 2 वीडियो के माध्यम से। इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आर्थिक सुधार क्या होता है, साथ ही साथ हम समझेंगे कि आर्थिक सुधार के क्या कारण थे, किन वजहों से हमें आर्थिक सुधार अपनाना पड़ा, और आर्थिक सुधार का एक पार्ट है उदारीकरण, उसमें कौन कौन से सुधार हमने अपनाए। इसके अलावा निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में बच्चों अगली वीडियो में आप बच्चों को डिटेल में समझा देंगे। तो बच्चों भारत में 1991 में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए जिसमें 3 प्रकार की नीतियों को अपनाया गया, निजीकरण, वैश्वीकरण और इसके अलावा उदारीकरण। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आखिरकार आर्थिक सुधार क्या है और इसको आर्थिक सुधार ही क्यों कहा जाता है। तो बच्चों नीतिगत परिवर्तन हुए, यानी कि 1991 में भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में नीतिगत परिवर्तन किए, अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन किए। देखिए सरकार एक तरीके से आप कह सकते हो कि सरकार अगर पहले राइट हैंड की दिशा में जा रही थी तो सडनली वो लेफ्ट हैंड की दिशा में आ गई, या पहले अगर सीधी जा रही थी तो वो सडनली उल्टा आ गई, क्योंकि 1991 से पहले हमारी जो नीतियाँ थी वो निजीकरण की नहीं थी बल्कि राष्ट्रीयकरण की थी। अगर आपको पता होगा कि भारत में कई सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसके अलावा सरकार का जो ध्यान था वो प्राइवेट सेक्टर पर फोकस नहीं था। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे भारत में जितनी भी औद्योगिक नीतियां हैं, भारत में जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं, अगर उनको स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जितनी भी फोकस रहा है सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ रहा है। यानी कि सरकार ने बहुत सारे उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिया और कई तरीके के प्रतिबंध लगा रखे थे, चाहे वो मात्रात्मक प्रतिबंध हो, चाहे वो लाइसेंसिंग का प्रतिबंध हो, चाहे वो अपना विस्तार करने का प्रतिबंध हो। यानी कि सरकार एक तो निजी क्षेत्रों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे और बहुत सारी चीजें जो हैं सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखी हुई थी। साथ ही साथ सरकार का जो फोकस था वो लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोटेक्टेड करने का था, और इन सबके पीछे उद्देश्य ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो शुरुआती विकास दौर है वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित रहा है। यानी कि सरकार का जो फोकस रहा है वो रूसी साम्यवाद से बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है, खासतौर पर अगर आप 1956 की औद्योगिक नीति देखोगे तो उसमें। तो नीतिगत परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीयकरण की जगह निजीकरण को अपनाया, सरकार जो प्रतिबंध लगाती थी उसकी जगह सरकार ने उदारीकरण को अपनाया, और सरकार जो संरक्षणवाद को अपनाया करती थी उसकी जगह वैश्वीकरण को अपनाया। यानी कि सरकार ने अपनी नीतियों में नीतिगत परिवर्तन हो गया, बेसिक परिवर्तन हो गया, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल चेंज कर दिया, सारा का सारा नीतियों को बिल्कुल बदल दिया। इसीलिए इन नीतियों को बच्चों आर्थिक सुधार कहते हैं। तो आर्थिक सुधार जो है वो भारत को मजबूरी में अपनाना पड़ा, क्योंकि 1990 तक आते आते भारत की जो आर्थिक दशा है वो बहुत ही भयंकर तरीके से खराब हो गई, फॉरेन रिजर्व खराब हो गया, बहुत ही बुरी स्थिति में भारत पहुंच गया। इसीलिए भारत सरकार ने कोई खुशी में आर्थिक नीतियों को नहीं अपनाया। उस समय के प्रधानमंत्री थे आप कह सकते हो पीवी नरसिंह राव, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उन्हीं की देखरेख में ये नए आर्थिक सुधार का दौर प्रारंभ हुआ। तो बच्चों डिटेल में आपको करवाऊंगा उदारीकरण की इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं डिटेल आपको कराऊं उससे पहले मैं बता देता हूं बच्चों कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी कई तरीके के तमाम कोर्सेज हमने बना रखे हैं बच्चों, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से मिलेंगे बच्चों। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सब के सब वहाँ पे अवेलेबल है बच्चों। तो चलिए मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं आखिरकार आर्थिक सुधार सरकार द्वारा अपनाए जाने के क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, हमने यहां पे कारणों के बारे में लिखा हुआ है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए राजकोषीय घाटा सरकार की उधार और अन्य दायित्व संबंधी वचनबद्धता को दर्शाती है। यानी कि सरकार जो है वो कितना अपना घाटा पूरा करने के लिए उधार पर निर्भर है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जीडीपी का लगभग 8.4%, यानी कि जीडीपी का 8.4% जो है, जीडीपी का 8.4% हमारा राजकोषीय घाटा था। यानी कि जितनी जीडीपी थी उसका 8.4% हमें उधार लेके से पूरा करना पड़ रहा था, और साथ ही साथ जितना हम व्यय कर रहे थे उस व्यय का लगभग 36.4%
कुल व्यय का हमें केवल ब्याज भुगतान पे देना पड़ रहा था। यानी कि जो पैसा आप विकास के कामों में खर्च कर सकते थे वो विकास के कामों में खर्च ना होके ब्याज के भुगतान करने पे खर्च करना पड़ रहा था। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये बहुत ही विकट स्थिति है और इस विकट स्थिति की वजह से ही भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब होती चली गई, क्योंकि बड़ा राजकोषीय घाटा जो है वो आपकी कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर बड़ी मात्रा में अगर आप विदेशों को ब्याज का भुगतान करोगे खर्चे का, तो आपके जितने भी विकासात्मक कार्य हैं वो रुक जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी वजह रही बच्चों। इसके अलावा भारत का जो भुगतान शेष है वो प्रतिकूल रह गया। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि भारत में जो निर्यात थे, क्योंकि निर्यात में वृद्धि हो नहीं रही थी, निर्यात बहुत कम थे। निर्यात कम इसलिए भी थी क्योंकि उस समय तक रुपया परिवर्तनशील नहीं था। यानी कि आप कह सकते हो कि जो प्रणाली थी उसमें जो रुपीस की वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा थी, तो लोग खरीद ही नहीं रहे थे रुपी जो वस्तुएं भारत से। तो निर्यात कम था, आयात बहुत ज़्यादा था। इसीलिए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिली है। तीसरा बच्चों खाड़ी संकट। देखिए इसी दौर में अगर आपको पता होगा 1990-91 के दौर में ही इराक और ईरान में युद्ध हुआ था, खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, गल्फ वॉर। अब बच्चों भारत जो है वो तेल का बहुत ही प्रमुख आयातक देश रहा है। यानी कि भारत जो है वो अपने तेल आयात के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आयात पर निर्भर है। यानी कि भारत जो है वो घरेलू आवश्यकता का शायद 10 या 11%, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उतना ही उत्पादन कर पाता है। बाकी का सारा वो विदेशी आयात पर निर्भर है। तो क्योंकि खाड़ी में युद्ध हुआ, इराक ईरान में युद्ध हुआ, तो हमारा जो तेल खरीदने का जो बिल है वो बहुत बढ़ गया। यानी कि ऐसा कहा जाता है बच्चों कि लगभग 6000 करोड़ विदेशी मुद्रा का नुकसान भारत को हुआ गल्फ का वॉर की वजह से, क्योंकि भारत तेल का आयातक देश रहा है। इराक और ईराक दोनों से ही हमारे अच्छे संबंध रहे, उस लिहाज से कि हम तेल दोनों से ही खरीदते रहे। तो यहाँ पे ये संकट की वजह से भी भारत को नई आर्थिक नीति का अपनानी पड़ी, क्योंकि भारत जो है वो बहुत ही बड़े वित्तीय संकट में फंस चुका था। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता। देखिए बहुत ही सरकार ने उम्मीद से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही जोर शोर से ये उम्मीद की कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो भारत की सफलता का कारण बनेगा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, आप कह सकते हो एक तरीके से अकुशलता और सार्वजनिक क्षेत्र के अप्रभावी रूप से काम करने की वजह से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं वो विफल साबित हुए। हाँ, कुछ नवरत्न कंपनियां और महारत्न और मिनी रत्न इस तरीके की कंपनियां सरकार ने डिवीजन किया, जिनमें कुछ हद तक आप कह सकते हो कि प्रॉफिट दिया सरकार को। लेकिन मोस्टली अगर आप उद्यम देखोगे तो सरकार के लिए घाटे का सबब ही ये बने रहे। तो सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता की वजह से भी सरकार को ये सोचना पड़ा कि क्या कोई और नीति है जिसके माध्यम से सरकार अपने विकास की योजनाओं को आगे लेके जा सकती है। इसके अलावा बच्चों विदेशी मुद्रा का संकट देखने को मिला। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि भारत का विदेशी मुद्रा का जो स्टॉक है, अगर वर्तमान में देखोगे तो भारत में बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का स्टॉक अपने पास रखा हुआ है। लेकिन उस समय की बात करें, 1991 की बात करें, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का जो रिजर्व है वो बहुत कम रह गया। मात्र 2 हफ्ते का भोजन खरीदने का फंड ही भारत के पास बचा था। बच्चों ये बहुत दयनीय स्थिति थी। इसके अलावा बहुत सारे विकासशील देश, अभी मतलब जो वर्तमान में विकासशील देश थे, बहुत सारे देशों ने नई आर्थिक नीति अपनाने की वजह से बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, इंडोनेशिया है, इस तरीके के कई देश थे जो भारत के पड़ोस में भी थे और जहाँ जो विकासशील भी थे, और नई आर्थिक नीतियों की वजह से उनको सफलता भी मिली। तो इन सभी से प्रेरित होकर भारत को नई आर्थिक नीति अपनाने के लिए प्रेरित हुई। और बच्चों ऐसा कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा फंड बहुत कम रह गया। जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद मांगी, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है, इसके अलावा विश्व बैंक भी है, तो उन्होंने शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि उन्हें नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ेगी, यानी कि वैश्विक बाजार को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खोलना पड़ेगा। यानी कि इसी वजह से बच्चों आप देखोगे WTO का सिग्नेचर भी भारत में 1991 में ही हुआ। तो इन सभी परिस्थितियों की वजह से भारत ने 1991 में जो अपने उद्यम थे उनको खोल दिया एक तरीके से विदेशी प्रतियोगिता के लिए। साथ ही साथ लाइसेंसिंग प्रणाली या और प्रणालियों पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाना पड़ा। साथ ही साथ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र जो घाटे में चल रहे हैं उनको निजी क्षेत्रों को सौंपने के बारे में निर्णय लिया। तो इन सभी नीतियों को मिलाकर बच्चों हम LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अगर इसको लिखा जाए तो LPG। ठीक है, तो ये नंबर 1 हम बोल देते हैं, नंबर 2 LPG, नंबर 3। तो इन तीनों पॉलिसी के बारे में बच्चों विस्तार से आप बच्चों को बात करने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूं बच्चों उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण क्या होता है, क्यों होता है, सबके बारे में समझेंगे। देखिए उदारीकरण का सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लिबराइज यानी कि
प्रतिबंधों से मुक्ति, यानी कि आपको फ्री करना। देखिए, सबसे पहले सरकार का जो बिहेवियर चेंज हुआ है उसको हमें समझना पड़ेगा। नई आर्थिक नीतियों से पहले सरकार का जो फोकस था वो था प्रोटेक्शन करना, यानी कि सरकार नहीं चाहती थी कि संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाए, इसीलिए सरकार जो है वो विकेंद्रीकरण पर बल देती थी। अगर आप सरकार की उद्यमों को देखोगे तो सरकार का जो पूरा फोकस है वो था संपत्ति के विकेंद्रीकरण पर, लेकिन ये नीति पूरी तरीके से फेल साबित हुई। इसीलिए सरकार को मजबूरी में उदारीकरण को अपनाना पड़ा। यानी कि उदारीकरण का सिंपल मतलब मुझसे बोला जाए क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र पर जितने भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रतिबंध हो चाहे वो भौतिक प्रतिबंध हो, सभी प्रतिबंधों को सरकार द्वारा हटा लेना। और कई तरीके के प्रतिबंध थे। देखिए, निजी ये कहलाता है हमारा उदारीकरण। कई तरीके के प्रतिबंध थे, जिसमें औद्योगिक लाइसेंस हो गया, आयात पर नियंत्रण हो गया, इसके अलावा निवेश पर प्रतिबंध हो गया। तो कई तरीके के प्रतिबंध जो थे वो निजी क्षेत्रों पर लगा रखे थे। नई आर्थिक नीतियों में इन तमाम प्रतिबंधों को हटाया गया और निजी क्षेत्र को एक तरीके से मुक्त कर दिया गया कि वो जितना चाहे अपना एक्सपेंशन कर सकें, जितनी चाहे मशीन खरीद सकें, जो भी करें, पर जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे देश के विकास के लिए उतना ही सहयोगी रहेगा, सहायक होगा। इसी नीति के साथ हमने उदारीकरण शुरू किया। उदारीकरण में बच्चों हमने औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया, कर में सुधार किया, विदेशी विनिमय के क्षेत्र में सुधार किया और व्यापार और निवेश नीतियों में सुधार किया। तो व्यापक स्तर पर सुधार किए गए बच्चों। ऐसा नहीं है केवल औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया गया, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार देखने को मिला। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी सुधार किया गया, करों में भी सुधार किया गया और बहुत ही व्यापक स्तर पर इन सुधारों को भारत में लागू किया गया। यही वजह है बच्चों जो आप इतना अच्छी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को आप देख पा रहे हो। हालांकि कोविड की वजह से इसको भी नुकसान हुआ है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विश्व की मतलब रैंकिंग थोड़ी चेंज होती रहती है। चौथी पांचवी भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी वर्तमान में बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार की बात करें, आखिरकार औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन सरकार द्वारा उठाए गए, तो सबसे पहला है औद्योगिक लाइसेंस। तो बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार की बात करें तो सबसे पहला है औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति। देखिए, निजी क्षेत्र को अपना उपक्रम स्थापित करने के लिए, निवेश करने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। सरकार ने नई औद्योगिक लाइसेंस पॉलिसी में, यानी औद्योगिक नीति में, औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया और केवल 5 उद्योगों को, यानी कि उस समय तो थोड़े ज़्यादा थे लेकिन वर्तमान में केवल 5 ही उद्योग हैं, जिसमें से पहला है शराब, सिगरेट, इसके अलावा हमारे रक्षा उपकरण, रासायनिक खाद, यानी कि रासायनिक जो खतरनाक रसायन होते हैं, केमिकल्स और औद्योगिक विस्फोट। इन उद्योग यानी कि 5 उद्योग हो गए। मैं दोबारा बोल देता हूं, शराब, सिगरेट, रासायनिक उपकरण, खतरनाक रसायन और औद्योगिक विस्फोटक। इन उद्योगों को छोड़कर अब किसी और उद्योग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, हमने ऐसे सुना है कि पहले तो कपड़ा बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए था, यानी कि अगर आप कपड़ा तक बेचना चाहते हो आज़ादी के समय पे, उस समय भी आपको लाइसेंस की जरूरत होती थी। तो लाइसेंस व्यवस्था की वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ, तो इस लाइसेंस व्यवस्था को सबसे पहले समाप्त किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन किया गया, यानी कि सरकार जो है, अगर आप 1956 की औद्योगिक नीति को पढ़ोगे तो समूह का के अंदर ऐसे उद्योगों को रखा गया जिसको निजी क्षेत्र जिसमें शामिल ही नहीं हो सकता था। ऐसे कई उद्योग थे, 17 उद्योग थे लगभग ऐसे, उनको हटाकर बाद में 8 किया गया। वर्तमान में केवल 3 उद्योग ऐसे हैं जो कि सरकार ने 100% अपने पास रिजर्व रखा हुआ है। बाकी के सभी उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दिया गया है, यानी कि निजी क्षेत्र चाहे तो उसमें अपना एक तरीके से रोल भी प्ले कर सकते हैं। जो कौन कौन से हैं बच्चों? रेलवे, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, इसके अलावा रक्षा उपकरण, यानी कि भारत में DRDO ही आप कह सकते हो रक्षा उपकरण बनाएगा। इसके अलावा भारत में जो परमाणु ऊर्जा का काम है वो भारत सरकार करेगी। इसके अलावा रेलवे भी भारत सरकार के पास है, लेकिन इसके अलावा जितने भी उद्यम हैं चाहे तो निजी क्षेत्र बनाए चाहे तो सरकार बनाए, इस तरीके से सरकार ने अपना रोल प्ले किया है। इसके अलावा बच्चों, तीसरा है उत्पादन क्षेत्र को, आरक्षण को हटाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है वो लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती थी। लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग से रोजगार का सृजन होता है। सरकार ने नई औद्योगिक नीति में लघु और कुटीर उद्योगों की सीमा को कम किया, सीमा मतलब मैं गलत दोबारा बोल देता हूं, वस्तुओं की सीमा को कम किया। कैपिटल की जो मात्रा है वो तो बढ़ाई थी, लेकिन रिजर्व वस्तुओं की मात्रा को कम किया। इसके अलावा जो औद्योगिक घराने हैं उनको पहले मतलब जो आप कह सकते हो कि जो लघु और कुटीर उद्योग है
उनको प्राथमिकता दी जाती थी कच्चे माल के लिए। बाद में उस सिस्टम को बंद किया गया और बाजार प्रणाली पे छोड़ दिया गया कि बाजार प्रणाली जो है वो डिसाइड करेगी कि कितना कच्चा माल किस उद्यम को मिलेगा। हालांकि इस सबके कारण लघु और कुटीर उद्योग का विकास में कमी आई है, लेकिन इसी के साथ साथ सरकार ने लघु और कुटीर उद्योग की जो निवेश सीमा है उसमें भी बच्चों वृद्धि की है। इसके अलावा एक कानून था MRTP एक्ट। MRTP एक्ट कहता है कि अगर किसी संपत्ति का विकेंद्रीकरण रोकना, यानी कि कोई भी फर्म जिसकी कुल संपत्ति 100 करोड़ है, उसको अपने निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन नई आर्थिक नीति में अब हम कंपिटिटिव पे जोर दे रहे हैं, अब हम प्रतियोगी हमारे यहाँ एक्ट है, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति, पहले तो जोर था एकाधिकार रोकने पर, अब हमारा जोर है प्रतियोगिता को बढ़ाने पर। देखिए दोनों में बेसिक अंतर यह है कि अब हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद सके तो खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दूसरी कंपनी को आने से रोकेगी नहीं, ये मेन मुद्दा रखा गया है। यानी कि हालांकि आप कह सकते हो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन ये कंपनियां और कंपनियों को खरीद सकती हैं, लेकिन कोई भी कंपनी नई कंपनियों को आने से रोकेगी नहीं। इस तरीके का बच्चों प्रोविजन रखा गया, यानी कि बड़ी मात्रा में विदेशी प्रतियोगिता को बढ़ाने के साथ साथ घरेलू उद्योगों में भी प्रतियोगिता बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके लिए हमें एकाधिकार कानून में छूट दी गई। इसके अलावा बच्चों आयात में छूट दी गई, यानी कि विदेशों से मशीन खरीदना बच्चों कई बार आवश्यक हो जाता है, कच्चा माल खरीदना आवश्यक हो जाता है, तकनीक खरीदना आवश्यक हो जाता है। इन सभी के लिए सरकार को पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। इस परमिशन की जो पॉलिसी है इसको बंद किया गया। अब निजी उद्यम जो हैं वो बिना सरकार की परमिशन के भी तकनीक, मशीनरी, कच्चा माल, इन सबको आयात विदेशों से कर सकती हैं। तो ये सारे सुधार हमने समझे। इसके अलावा बच्चों वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किए गए। देखिए वित्तीय क्षेत्र के सुधार के बारे में अगर हम बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए, एक बार हम वो भी समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि क्या बोलती है हिंदी में, बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थान, ये आते हैं। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज आता है, इसके अलावा विदेशी मुद्रा बाजार आता है, ये सब वित्तीय क्षेत्र में आते हैं। तो वित्तीय क्षेत्र में सरकार ने कई तरीके के परिवर्तन किए। पहले जो आरबीआई था, आरबीआई का जो रोल था वो था एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से नियंत्रणकर्ता का रोल था, यानी कि नियामक का रोल था, जिसके स्थान पर अब सरकार जो है वो सहायक के रूप में काम करती है। आरबीआई सहायक के रूप में रोल बदला। यानी कि पहले जो ब्याज दर हैं वो कौन डिसाइड करता था, वो ब्याज डिसाइड करती थी आरबीआई। अब जो ब्याज दरें हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पे छोड़ दिया गया है। यानी कि हर बैंक से ये उम्मीद की जा रही है कि प्रतियोगिता होगी जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा वो ब्याज दर को घटाएंगी। तो मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए बेस रेट 6% है, ठीक है जी, तो एक बैंक ऐसा है जो 7% ले रही है, एक बैंक ऐसा है जो 8% ले रही है, एक बैंक ऐसा है जो 9% ले रही है। तो जो 9% लेने वाली है उससे कम लोग लोन लेंगे, क्योंकि 7% पे लोन अवेलेबल है। अगर अन्य बातें समान रहें तो लोग 7% वाले पे लोन लेने जाएंगे। यानी कि प्रतियोगिता बढ़ेगी, जिसकी वजह से 9% वाला भी अपनी ब्याज की दर को 7% या उसके आसपास रखने की कोशिश करेगा। तो इस प्रतियोगिता की वजह से ही बच्चों नई आर्थिक पॉलिसी में आरबीआई का जो रोल है उसको फैसिलिटेटर के रूप में बदला गया। इसके अलावा बच्चों विदेशी निवेश की जो सीमा है, यानी कि खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर में, उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया। इसके साथ साथ कुछ शर्तें दी गई, कुछ शर्तें थी। खासतौर पे शर्त क्या थी कि भाई अगर आप अपनी शाखाएं खोलते हो तो इस प्रपोर्शन में आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी शाखाएं खोलनी पड़ेंगी। यानी कि कुछ शर्तों के साथ बैंकों को ये अनुमति दी गई कि वो बिना केंद्रीय बैंक की परमिशन के भी अपना विस्तार कर सकती हैं, नई शाखाएं खोल सकती हैं। तो ये वित्तीय क्षेत्र में बच्चों सुधार किए गए। इसके अलावा कर क्षेत्र में भी सुधार किए गए, जिसको हम राजकोषीय नीति सुधार भी हम बोल सकते हैं। यानी कि कर प्रणाली जो थी वो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बच्चों 2 प्रकार के कर होते हैं, आपको पता होगा। प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिनका कर का भार उसी व्यक्ति पे पड़ता है जो कर का भुगतान करता है। अप्रत्यक्ष कर में करों का भार जो होता है वो किसी और व्यक्ति पे पड़ता है, परंतु उसका भुगतान कोई और व्यक्ति करता है। तो नई आर्थिक नीति में कर के क्षेत्र में भी सुधार किया गया। भारतीय कर प्रणाली बहुत जटिल थी, खासतौर पे प्रत्यक्ष कर को आप देखोगे तो बहुत ही जटिल था, बहुत हाई रेट था। नई आर्थिक नीति में धीरे धीरे ये प्रोविजन किया गया कि कर के रेट को कम किया जाए ताकि टैक्स का जो दायरा है वो बढ़े, क्योंकि ऊंचे कर की वजह से कर चोरी ज्यादा होती है और अधिकतर जनता जो है वो कर को देने से बचती है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो ट्रांजैक्शन है वो बैंकिंग सेक्टर में होता ही नहीं है। कोई बहुत से लोग हैं जो कैश पेमेंट करते हैं, कैश वस्तु खरीदते हैं। उन सभी को लाने के लिए, उन सभी को दायरे में लाने के लिए धीरे धीरे कर की मात्रा में कमी की गई, साथ ही साथ कर प्रणाली को सरल बनाया गया। अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में भी बच्चों बहुत सुधार किए गए। वर्तमान में अगर आप जीएसटी देखते हो तो वो एक तरीके से इस कर प्रणाली का सुधार है। बहुत सारे करों की जगह एक प्रणाली लगा ली गई है बच्चों।
तो इस तरीके से भी एकीकरण के भी प्रयास किए गए। तो ये सारे के सारे बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा विदेशी विनिमय क्षेत्र में भी सुधार किया गया। देखिए पहले रुपया परिवर्तनशील नहीं था, यानी कि अब रुपए को परिवर्तनशील बना दिया गया। यानी कि रुपए के बदले, जैसे पहले क्या हुआ करता था, डॉलर के बदले रुपए को कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था। अब रुपया कन्वर्टेबल है, आप डॉलर में भी रुपए को कन्वर्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा मात्रा में भारत से सामान खरीदेंगे। इसके अलावा बच्चों रुपए को डिवैल्यूएट किया गया। देखिए डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। इसको बोलते हैं अवमूल्यन। हालांकि अवमूल्यन जो है भारत में 3 बार किया गया है। अब यहां पे देखिए कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे 1949 में किया गया अवमूल्यन, 1966 में किया गया, 1991 में किया गया, 2 बार। तो अब आप इसको 3 बार भी बोल सकते हो, 2 बार भी बोल सकते हो। 1 जुलाई 3 जुलाई 2 बार किया गया है। तो एग्जाम में कई बार ये कन्फ्लिक्ट है, कई बार एग्जाम में बोला जाता है तो 3 बार आप आंसर लिखोगे, 4 बार आंसर लिखोगे, वो तो देखिए आपके ऑप्शन पे है। लेकिन मेरे हिसाब से तो 3 ही बार हुआ, और वैसे तो कई बुक में आंसर 4 बार भी लिखा हुआ है। तो लॉजिक यही है कि 1991 में ही 2 बार हुआ था रुपए का अवमूल्यन। तो बच्चों रुपए का अवमूल्यन का मतलब है कि आपने रुपए की वैल्यू, जैसे मान लीजिए $1 जो है, मान लीजिए 50 रुपए का है, तो 50 रुपए की जगह अगर $1 60 का हो जाए तो जो हमारा आयात है उसमें वृद्धि होगी, आयात में कमी आएगी, और निर्यात जो है उसमें वृद्धि होगी। तो सबसे पहला सुधार किया गया है बच्चों, नंबर 1 अवमूल्यन किया गया रुपए का, ठीक है। दूसरा रुपए को परिवर्तनशील बना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कन्वर्टेबल कर दिया। तीसरा जो पहले हमारी प्रणाली थी जिसमें हम पैक्ड सिस्टम था, उसको हटाकर अब हमने पूरी तरीके से तरलशील विनिमय दर प्रणाली अपनाई। यानी कि अब जो हमारा रुपया है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे थ्रू डिसाइड होने लगा। तो बच्चों ये नीतिगत परिवर्तन थे जो हमने विदेशी विनिमय क्षेत्र में किए। इसके अलावा व्यापार तथा निवेश नीति में भी सुधार किए गए। यानी कि आयात और निर्यात पर लगने वाले जो प्रतिबंध थे, खासतौर पे आप कह सकते हो कि उपभोग वस्तुओं पर और कृषि वस्तुओं पर, वो सारे के सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। इसके अलावा प्रशुल्क की जो दरें, प्रशुल्क मतलब विदेशों से वस्तु जो आप खरीद रहे हो उसमें कमी की गई है। बच्चों ऐसा कहा जाता है कि पहले 200% तक टैक्स था विदेशों से वस्तु खरीदने पर, जिसको धीरे धीरे कम किया गया। हालांकि WTO का प्रोविजन भी है कि आपको धीरे धीरे टैक्स को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा निर्यात शुल्क की समाप्ति की गई। यानी कि देखिए विदेशों से अगर माल ज़्यादा बेचना है तो निर्यातकों को प्रमोट करना पड़ेगा, उनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, जैसे चीन कर रहा है। उल्टा हमने टैक्स लगा रखा था, तो निर्यातकों को शुल्क से छूट दी गई। इसके अलावा आयात लाइसेंस की जो प्रणाली है, यानी कि विदेशों से वस्तु खरीदने के लिए आपको आयात करना पड़ेगा, इसको भी हटाया गया। हालांकि अगर अभी भी देखोगे तो भारत सरकार या कोई भी सरकार, WTO के ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जिसमें सरकार जो है वो कई तरीके से आयातों को रोक सकती है। उसके बारे में बच्चों अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें हम डिटेल करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सारे के सारे तरीके थे। इन सभी की वजह से बच्चों भारत में जो सुधार हुआ, और ये सुधार जो है ये काफ़ी काम आए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। अगली वाली वीडियो में हम आपको निजीकरण और वैश्वीकरण के अलावा हम आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं इस सब टॉपिक से, वो सब कवर कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की अभी तक तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।